हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एपिजियोटमी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी मेरा मटेरियल, इसमें हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ एपिजियोटमी, टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी, उसकी केयर कैसे करनी है, कौन सी लेयर्स कट होती हैं, सारा टॉपिक उसको हम कवर करेंगे। तो आप ध्यान से सुनना। और उसके साथ-साथ जो भी ये नोट्स हैं, सारा मटेरियल है बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट है एपिजियोटमी, जो आपने बहुत ही सुना होगा। बहुत कॉमन वर्ड है। तो इसमें हम बात करते हैं कि पहले सुपरफिशियल बात कर लेते हैं कि जो एपिजियोटमी है, ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जो कब किया जाता है, जब बेबी को बर्थ दे रही होती है मदर। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये प्रोसीजर किया जाता है, इसमें एक कट लगाया जाता है। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एन एपिजियोटमी इज अ सर्जिकल इंसिजन मेड इन द पेरिनियम। तो जो एपिजियोटमी है, जो एक सर्जिकली इंसिजन है, मतलब एक कट लगाया जाता है, स्किन पे कट लगाया जाता है। कहाँ पे? पेरिनियम एरिया पे। टू टू इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग। क्यों लगाया जाता है? पहले तो एक जे कट है, उसके बाद ये पेरिनम एरिया पे लगाया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है कि जो वजाइना है, उसकी ओपनिंग है, वो थोड़ी बड़ी हो जाए। तो कब लगाया जाता है ये प्रोसीजर? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब एक मदर ने अपने बच्चे को बर्थ देना होता है, उसके ड्यूरिंग ये कट लगाया जाता है। तो ये एक सर्जिकल इंसिजन है जो पेरिनम एरिया पे लगाया जाता है, ता जो वजाइनल ओपनिंग है वो थोड़ी बड़ी हो जाए, ता जो बेबी है वो डिलीवर हो जाए। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेशंस ऑफ एपिजियोटमी। तो कुछ इंडिकेशंस हैं किस केसेस में एपिजियोटमी की जाती है। तो फर्स्ट है शोल्डर डिस्ट्रोशिया, मतलब कि जो बच्चे का हेड है वो तो डिलीवर हो गया, पर जो उसके शोल्डर हैं उसको डिलीवर होने में दिक्कत आ रही है, तो उस केस में एपिजियोटमी की जाएगी। फिर आ गया रिजिड पेरिनियम, जो पेरिनियम के मसल्स हैं, जो पेरिनियम एरिया है वो थोड़ा कठोर है, सख्त है उसके मसल्स, तो उस केस में एपिजियोटमी की जाएगी। थर्ड आ गया लार्ज बेबी मैक्रोसोमिया, मतलब कि जिन मदर डायबिटीज होती हैं उनके बेबी थोड़े से मोटे टाइप होते हैं, लार्ज होते हैं, जिस कंडीशन को बोल देते हैं मैक्रोसोमिया। मेडिकल मतलब गायनाकोलॉजिकली जो टर्म है उसमें लार्ज बेबी को बोल देते हैं, जो मोटे से होते हैं मैक्रोसोमिया। तो लार्ज बेबी होते हैं, उस केस में एपिजोटमी की जाती है। फोर्थ आ गया ब्रीच डिलीवरी। जब ब्रीच डिलीवरी हो, मतलब कि जो बेबी का हेड है वो ऊपर हो और उसके बटेक्स नीचे हो, मतलब उसकी ऑपोजिट पोजीशन हो, उस केस में की जाती है एपिजोटमी। फिफ्थ आ गया फेटल डिस्ट्रेस, मतलब जो बच्चा है वो डिस्ट्रेस में है, कोई डिफिकल्टी आ रही है उसको ब्रीथिंग में, तो टू स्पीड अप द डिलीवरी, डिलीवरी जल्दी हो जाए, उस केस में मतलब एपिजोटमी की जाती है। सिक्स्थ आ गया प्रलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है बहुत लंबी होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो, मतलब उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो मतलब वो नॉर्मल टाइम से थोड़ी सी ज़्यादा चल रही हो, प्रलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो उस केस में एपिजोटमी की जाती है, बहुत लंबी चली जाए अगर। फिर आ गया इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी। अगर मतलब जो बेबी है उसको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डिलीवर करवाना है, जैसे कि फोर्सेप्स के थ्रू, जहाँ वैक्यूम डिलीवरी करवानी है, तो उस केस में एपिजियोटमी की जाती है। तो अगर हमें वाइवा में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटमी, तो हम इनमें से इंडिकेशंस बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी। फर्स्ट आ गया मीडियोलेटरल। तो फर्स्ट इंसिजन एट 45 डिग्री फ्रॉम द मिड लाइन। पहले तो जो आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक पहले सीधी लाइन है, वो होगी मिड लाइन, मतलब कि जो मतलब पेरिनम एरिया की जामजाइना की बिल्कुल सेंटर मिड लाइन से थोड़ा टेढ़ा, ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हो, मतलब 45 डिग्री एंगल पे जे कट लगाया जाता है। जे मोस्ट कॉमन टाइप है, ज़्यादातर इसी टाइप की मीडियोलेटरल एपिजियोटमी की जाती है। तो अगर हमें वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी टाइप वो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, तो वो है मीडियोलेटरल साइट टाइप।
जो कि 45 डिग्री एंगल पे कट दिया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो इसका जो मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है लेस रिस्क ऑफ एक्सटेंशन टू द रेक्टम। तो जो कट है वो टेढ़ा है, ऐसे साइड पे है, तो जो नीचे डायरेक्ट जा रहा है वो आ रहा है रेक्टम की ओपनिंग। तो इसमें क्या होता है, रेक्टम में लेस चांस होते हैं टियर होने के, मतलब रेक्टम सेफ रहता है, उसके मसल्स में टियर नहीं होते, लेस रिस्क होता है, मसल उसके मसल सेफ रहते हैं। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। मोर मसल फाइबर्स आर कट, ज़्यादातर मसल फाइबर्स कट होते हैं, उससे क्या है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है एंड डिफिकल्ट रिपेयर, रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेनली इसके क्या मतलब कि इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप है जो एपिजोटमी की मीडियोलेटर 45 डिग्री एंगल पे जे कट लगाया जाता है। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो रेक्टम के मसल्स हैं, रेक्टम टियर है, वो बहुत ही लेस चांस होते हैं उसके होने की। फिर आगे इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे मसल्स कट होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और डिफिकल्ट टू रिपेयर होता है। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप आ गई मीडियन, मिड लाइन। इसके नाम से ही कंफर्म है कि मिड लाइन बिल्कुल सीधा कट, आप इमेज में देख सकते हो, मिड लाइन बिल्कुल सीधा कट। इनसिजन स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द वजाइनल ओपनिंग, मतलब जो कट है बिल्कुल स्ट्रेट लगाया जाएगा, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाया जाएगा। इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है, लेस मसल फाइबर कट होते हैं, मसल फाइबर्स बहुत कम कट होते हैं, तो फिर उसके साथ ब्लीडिंग भी कम होती है, इजी टू रिपेयर भी हो जाता है इजीली, एंड लेस पेन फील होती है। पर इसका सबसे बड़ा रिस्क है कि इसमें जो रेक्टल टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार रेक्टम में टीयर हो गया तो उससे क्या है, बॉल एलिमिनेशन में दिक्कत आ जाती है। तो इसका एडवांटेज है कि इसमें लेस मसल फाइबर कट होते हैं, ब्लड लॉस कट कम होता है, पेन भी कम होती है और रिपेयर इजीली हो जाती है। पर इसका सबसे डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हाई रिस्क ऑफ रेक्टल टीयर, टीयर होने का रेक्टम में बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया थर्ड टाइप, थर्ड एंड फोर्थ टाइप जो बहुत ही रेयरली यूज होती हैं, लिटरल मतलब रेयरली यूज होने वाली। इसमें क्या होता है, स्टार्ट 1 सेंटीमीटर लेटर टू द मिड लाइन, जो मिड लाइन है उसके 1 सेंटीमीटर लेटरल साइड पे, आप देख सकते हो रेड कलर का एरो है, मतलब पहले मिड लाइन, उसके बाद मिड लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर को जाना है लेटरल में। तो इसमें मेन मतलब क्या रिस्क होता है, इसमें बर्थुलिन ग्लैंड है उसकी इंजरी होने के रिस्क रहता है। फोर्थ आ गया जे शेप्ड, तो जे भी बहुत रेयर यूज होती है, कर्व लिटरली आफ्टर इनिशियल मिड लाइन कट। तो जो मतलब पहले जो कट है वो मिड लाइन पे लगाया जाएगा, मिड लाइन पे कट लगाने के बाद उसको जे शेप में कर्व दे दिया जाएगा, मतलब पहले मिड लाइन पे कट लगेगा थोड़ा ऐसे, उसके बाद उसको जे शेप में उसको शेप दी जाएगी, वो होती है जे शेप। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी आपको एक दो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से समझने हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को पूछा है, तो उनको कई बार इस चीज़ का नहीं पता होता। तो प्रोसीजर में आ गया प्रेपरेशन और इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रेपरेशन में क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं मेडिकल लाइन में, हमें बार बार सिखाया जाता है कि एक्सप्लेन टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना एंड कंसेंट लेने, जहाँ फिर उसके हस्बैंड है, जहाँ कोई और क्लोजली रिलेटिव है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ पेशेंट को एक्सप्लेन करना है एंड कंसेंट लेने हैं। फिर है इंश्योर एसेप्टिक कंडीशन, सारी हमने इन्फेक्शन फ्री एरिया रखना है, सारी एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो करना है। थर्ड आ गया लोकल एनास्थीसिया दिया जाता है, 1% लिग्नोकेन इनफिल्ट्रेशन, तो लोकल एनास्थीसिया 1% लिग्नोकेन वाला इंजेक्शन है वो यूज किया जाता है। सेकंड आ गया इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट आ गया एपिजोटमी सीजर, आप इमेज में देख सकते हो कि कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एपिजोटमी सीजर कौन सी होती है, तो आप देख सकते हो इमेज में थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसको आपने याद रखना है, माइंड में बिठा लेना है अच्छे से कि ये एपिजियोटमी सीजर है।
तो फिर आ गया नीडल होल्डर होना चाहिए, फोर्सेप्स होनी चाहिए, सीज़र्स होनी चाहिए। तो उसके साथ-साथ अगर कट लगाया है तो सूचरिंग मटीरियल भी होना चाहिए। तो उसमें वाइक्राइलिक सूचर आते हैं 20 या फिर 30 हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एपिज़ोटमी सीज़र होनी चाहिए। और मतलब हमें एपिज़ोटमी सीज़र का पता होना चाहिए क्योंकि जब भी मतलब हमारे ओबी-गायनी के गायनाकोलॉजी का हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें मतलब जो वाइवा लेते हैं जहाँ फिर प्रोसीजर लेते हैं हमारा टीचर्स, वहाँ पे एपिज़ोटमी शो करते हैं स्टूडेंट्स को, उनको नहीं पता होता कौन-सी होती है। तो ये है एपिज़ोटमी सीज़र। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कट इन एपिज़ोटमी। कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो कट होते हैं एपिज़ोटमी में। फर्स्ट आ गया पेरिनियल स्किन कट होती है, फिर आ गया सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आ गया पेरिनियल fascia, फिर आ गया ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स एंड बल्बोस्पॉन्जियोसिस, फिर आ गया लिवेट्रैनी मसल्स, फिर आ गया प्यूडेंटल वेसल्स एंड नर्व्स कट होती हैं, फिर आ गया पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। तो ये सारे हैं स्ट्रक्चर्स जो एपिज़ोटमी में कट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या फेस करनी पड़ती है मदर को जिनकी एपिज़ोटमी होती है। फर्स्ट है पेन, कट लगा है, पेन तो होगी। फिर आ गया ब्लीडिंग होती है, कट लगा है, तो फिर से बात करते हैं अगर सर्जिकल कोई वहाँ पे कट लगा है, प्रोसीजर हुआ है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया एक्सटेंशन टू 3rd और 4th डिग्री टियर भी हो सकता है। फिर आ गया पेनफुल सेक्स डिस्पैरिनिया, फिर आ गया स्कार फॉर्मेशन बन सकती है। तो अगर आपको इतना कुछ नहीं याद रहता, सिंपल याद रखना है कि जब भी कहीं पे भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, छोटा है या बड़ा है, वहाँ पे पेन होगी, कट लगा है, ब्लीडिंग होगी और इन्फेक्शन होगी। तो नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। हमने इंडिकेशंस तो रीड की हैं पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस केसेस में एपिज़ोटमी नहीं की जाती। फर्स्ट आ गया कोएगुलेशन डिसऑर्डर। मदर को कोई ऐसा डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया है, मतलब कि उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब उनकी एक बार कट लगाए तो ब्लीडिंग नहीं बंद होती, तो उनको ऐसे कोई मतलब ब्लड को कोआगुलेट होने होने वाली कोई प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में कोई ऐसा डिसऑर्डर है ब्लड के रिगार्डिंग, तो उस केस में नहीं करनी है एपिज़ोटमी। फिर आ गया नोन इन्फेक्शन। मदर को कोई इन्फेक्शन है जैसे कि एक्टिव हर्पस अनलेस बेनिफिट्स टू वे रिस्क, मतलब कि अगर हमें मतलब कि उस चीज में जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि एपिज़ोड में हम करें, जैसे कोई इन्फेक्शन है, हाँ, उसमें नहीं करनी। अगर हमने एपिज़ोड ऐसा केस है जहाँ पे हमने एपिज़ोटमी की पर उसमें एपिज़ोटमी के रिस्क है, उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, तो उस केस में नहीं करनी। तो मेनली जो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि जो एपिज़ोटमी है वो आपने ऐसे नहीं है कि हर एक कोई भी डिलीवरी हुई, तो सारे केसेस में हमने एपिज़ोटमी दे देनी है। नहीं, अगर कोई कंडीशन है स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे क्योंकि सिलेक्टिव यूज़ है, मतलब कि एपिज़ोटमी करने के बिना डिलीवरी नहीं हो सकती, जैसे हमने इंडिकेशंस पढ़ी हैं, या फिर उसके अलावा कोई और भी कंडीशन है जिस केस में एपिज़ोटमी हमें बहुत ज़रूरी है करनी, उसी केस में ही करनी है, ऐसे उसको ज़्यादातर अवॉइड करना है। नेक्स्ट है एपिज़ोटमी केयर, ये भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट है पेरिनियल हाइजीन। तो हमने जो पेरिनियल एरिया है मदर को इंस्ट्रक्ट करना है, उसकी पूरी हाइजीन रखनी है। तो टाइम टू टाइम अपने क्लोथ को चेंज करना है, बाथ लेनी है। तो फिर आगे गिव पेरिनियल केयर ट्वाइस टू डेली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्लीन एपिज़ोटमी। तो जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, डॉक्टर ने मेडिकेशन रिकमेंड की है मदर को, उससे उसने दिन में 2 बार या 3 बार जो पेरिनियल एरिया है उसको क्लीन करना है। थर्ड आ गया आइस पैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर स्वेलिंग हो। पेन रिलीफ के लिए पेन किलर्स लेने लेने हैं, एनाल्जेसिक्स। फिर आ गया सिट्स बाथ भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। ऑब्जर्वेशन फॉर इन्फेक्शन, तो उन्होंने ध्यान रखना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं क्रिएट हो रही, जैसे वहाँ से पस वगैरह आ रही है, जहाँ फिर फाउल स्मेल आ रही है, गंदी सी बदबू आ रही है, तो अगर स्वेलिंग हो रही है तो ये सारे साइन को उन्होंने नोट करके रखना है। नॉट सिट क्रॉस्ड बाय लेग, तो उन्होंने जो लेग से उनको क्रॉस करके नहीं बैठना। तो ये सारे थे एपिजियोटमी केयर के पॉइंट्स।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आया, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।